हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मिडीवल हिस्ट्री। यह एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है, जिसमें यह मिडीवल हिस्ट्री का पहला वीडियो है। साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, जिससे बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में आपको उसका लाभ मिल सके। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो आइए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम आक्रमण सर्वप्रथम उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? तो सिंध पे आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? उस समय वहाँ का राजा दाहिर था। और किस बंदरगाह पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो देवल बंदरगाह पे अपना अधिकार स्थापित किया था। इन सारी बातों को याद रखेंगे। अगला है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय मुल्तान या स्वर्ण नगरी पर प्राप्त की। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा उसका किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया। अगला है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? तो अरबों के पश्चात भारत में तुर्क आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगिन गजनी के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुकतगिन गजनी के द्वारा किया गया था। अगला है, वर्ष 712 में भारत का प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो 712 में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सुबुकतगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया था? तो पश्चिमोत्तर भारत के जयपाल को पराजित किया था। किसने? सुबुकतगिन ने। महमूद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। तो याद रखेंगे कि उसने भारत पे कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। और उसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो धन और संपत्ति को लूटना था। अगला है,
महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्वी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं, याद रखेंगे। पूर्व का होमर किसको बोलते हैं? फिरदौसी को बोलते हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। और किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? तो किताब उल यामिनी की रचना उत्वी ने की थी। अगला है, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया गया था। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो मोहम्मद गोरी ने जब 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा यानी पाटन पर जब आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय, या उसको मूलराज भी कहते हैं, था, और इसी ने ही उसको पराजित किया था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। अगला है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में 1194 में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और यह किसका दास था? तो यह मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर याल्दौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। तो भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरबों ने किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत, अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। और दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला था गुलाम वंश, और इसके 11 शासक थे। गुलाम वंश को इलबरी वंश भी बोला जाता था। दूसरा वंश था गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश के 5 शासक हुए थे महत्वपूर्ण। और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश शासन स्थापित करता है, जिसके 9 शासकों ने शासन किए थे। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन स्थापित होता है, और इसके 4 शासक शासन किए थे। और सबसे अंत में लोदी वंश
स्थापित हुआ था, जिसके 3 शासकों ने शासन किया था। तो आइए एक-एक वंश को करके एक-एक वंश को एक-एक करके देखते हैं। पहला हम देखेंगे, पहला है गुलाम वंश, जिसका प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल होता है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच होता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहता है उस समय इसकी राजधानी लाहौर रहती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासन संभालता है, जो और इन दोनों के वंश को कुतुबी राजवंश के नाम से जानते हैं। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, और इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहता है, और इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है, यानी लाहौर से दिल्ली ला दी जाती है। और इसको इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, जो 1236 एक अल्पायु के लिए शासक बना था। उसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनती है, जो भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका बनती है। और रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है, जो 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक शासक रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है, जो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासक रहता है। और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है, जो 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन करता है। और इन सारे वंशों को हम शमसी राजवंश के नाम से जानते हैं। किस राजवंश के नाम से? शमसी राजवंश के नाम से, जो इल्तुतमिश से लेकर और नसरुद्दीन महमूद के बीच के जितने भी शासक थे, उन सारे शासकों को शमसी राजवंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद गियासुद्दीन बलबत सत्ता पर बैठता है, जो 1565 से लेकर 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन संभालता है। उसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद शासक बनता है, जो 87 से लेकर 90 तक शासन करता है। और उसके बाद क्यूमर्स शासक बनता है, जो 1290 ईस्वी तक शासन करता है। और इस राजवंशों को बलबनी राजवंश के नाम से जानते हैं। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, और उसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन पे बैठता है। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासन पे बैठता है, और वह 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर शासन पे बैठता है, जो 1316 ईस्वी में शासन पर बैठता है, और मात्र 35 दिनों का उसका शासनकाल रहता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासन पर बैठता है, जो 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां शासन पे बैठता है, सत्ता पे बैठता है, और 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक उसका शासन रहता है। अगला राजवंश है, वह है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। और गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता पर बैठा, और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासन पर बैठता है, और उसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक चलता है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद गियासुद्दीन तुगलक शासन करने सत्ता पर बैठता है, और उसका शासनकाल 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक चलता है। और सबसे
उसके बाद अबू बक्र शाह शासन पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1389 से 90 तक चलता है। उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी तक चलता है। और उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, यह गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल जनवरी से मार्च 1394 ईस्वी तक चलता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम के समय में दो स्वतंत्र शासक होते हैं, एक दिल्ली के क्षेत्र में और दूसरा फिरोजाबाद के क्षेत्र में। दिल्ली के क्षेत्र में नसीरुद्दीन महमूद शाह होता है और फिरोजाबाद के क्षेत्र में नुसरत शाह होता है। अगला राजवंश है सैयद वंश। सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां ने किया था और इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद मुबारक शाह शासन पर राजगद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहता है। और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है, जो 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन करता है। और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है, जो 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन करता है। और दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था, वो था लोधी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहता है। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक रहता है। और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी सेकेंड शासक बनता है, जो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक करता है। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था और इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक का था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए थे, जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, विरोधियों का दमन किया था और नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। ये तीन इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। किस लिए? तो दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए। पहला था तुर्कान चहलगामी का गठन करना, दूसरा था विरोधियों का दमन करना और तीसरा था नवीनतम प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ करना। अगला है इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान आजम की उपाधि किसने धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने धारण की थी। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अभी अभी आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था और उस राजवंशों के कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने इस पे शासन किया था। अब एक एक राजवंश को देखते हैं, एक एक वंश को विस्तार से देखते हैं। इसमें सबसे पहला है गुलाम वंश और इसका शासनकाल रहता है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था।
25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो 25 जून 2006 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को घोषित की थी। अगला है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपहसालार का पद धारण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा जाता था? तो सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्त उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुब्त उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो वो थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को अपदस्थ करके सत्ता को हथियाया था। अगला है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो उस दल का नाम था तुर्कान चहलगामी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता था। बलबन भी इसी का सदस्य था, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। याद रखेंगे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन भारत में किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को देने वाला इख्तियार। भूमि को देने वाला इख्तियार। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो गुलाम याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा कर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो रजिया की हत्या करवाने के बाद दिल्ली सल्तनत पर बहराम शाह को बैठाया गया था। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिक पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को
नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए मुमालिकता पद पर नियुक्त किया था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगामी को किसने समाप्त किया था? तो दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगामी को बलबन ने समाप्त किया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान बलबन था। अगला है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। इस बात को याद रखेंगे। राजत्व को किसने नियाबते खुदाई कहा था? तो वो बलबन था। और राजा को किसने जिल्ले इलाही कहा था? तो वो भी बलबन ही था। सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था, जिसने सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ किया था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो बलबन ने दीवान अर्ज के नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसीन कयूमर्स था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने उसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। दिल्ली का आदम सुल्तान किसको कहा जाता था? तो नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। और किस इतिहास ने यह उपाधि दी थी? तो इतिहासकार सिराज ने। यह सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो। थैंक यू।